हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में फ्लॉप करवाता है। वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आपके सामने लाने की कोशिश किए हैं ताकि ये क्वेश्चंस बनाएं और महसूस हो कि हाँ, हमने जहां भी टाइम दिया कंटेंट मुझे मिला, जो दिमाग की नसें फाड़ दे। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम को भी नस्तनाबूद कर दे, ऐसा क्वेश्चन आता है और आप फंस जाते हैं। तो साइंस के ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया हूं आपके सामने 20 क्वेश्चन का बंच, जिसको आप बनाइए और सारे क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। इसके लिए कॉपी लेके तैयार हो जाइए और सारे क्वेश्चंस को बारी बाय बारी से देखते हैं। चलिए, आज जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही हलवा लग रहा होगा कि क्या लेकर आ गया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला बोला गया एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो मारिए ऑप्शंस आप लगाइएगा, तो फट से ऑप्शन लगाइएगा 10 के पावर माइनस 10 ना, क्योंकि यही तो पढ़े थे, नैनो 10 के पावर माइनस 9। तो यहां देखिए आप गलत कर जाइएगा। कारण है कि एक एंगस्ट्रम बराबर, देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या मीटर में कहीं ऑप्शन है? नहीं है, सेंटीमीटर दे दिया है और फंसाने की साजिश किया गया है। लेकिन आप फंसिएगा नहीं, थर्ड आई ऑफ सक्सेस के स्टूडेंट हैं। तो देखिए इसमें आप हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 10 के पावर माइनस 10 है ये मीटर में, अब हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 10 के पावर 2 होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं। तो वही 2 यहां हमने लिखा। अब ये किस में हो गए, सेंटीमीटर में। आप गुना में घात जुड़ता है तो जोड़िए, -10 और +2 है तो क्या हो जाएगा, -8 ना। तो 10 के पावर -8, 10 आप जानते ही होंगे, -10 +2, मैथ के आप ब्रिलियंट है तो -2 और क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा ना। तो वही तो मैंने लिखा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और एक एंगस्ट्रम बराबर, ये आपका फाइनल आंसर सेंटीमीटर में होता है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा और आप फंस के गलती से मार दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए समझे होंगे बात को कि कैसे आपको फंसाने के यूनिट में, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। आप कितना बार रट के गए, पढ़ के गए, लेकिन आपके एग्जाम में काम नहीं आया क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं था। तो आप याद रखिएगा, जब सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर के हिसाब से, इसलिए एकदम ये बहुत आसान क्वेश्चन में ही अक्सर गलत करते हैं हम लोग। तो उस आसान क्वेश्चंस को में गलत नहीं फंसना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि फिर आगे, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट बनाने के लिए। मेरिट बनाना है तो हर एक नंबर, हर एक वो सिलेबस का पार्ट को एकदम कोने कोने तक जाके पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि एवरेज आ गए तो एवरेज में आपका फिर इतना दूर मेहनत किए गए, फिजिकल किए, पता चला मेरिट नहीं बना तो इसके बहुत दुख होगा और उस दुख की घड़ी को हम लोग झेले हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरे बातों को ध्यान से, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्या ऑप्शन है उसके अनुसार खेलना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? देखिए परमाणुकता, तो परमाणुकता किसे कहते हैं, ठीक है, तत्वों जो हैं, जितने भी यौगिक हैं उसके अणु से मिलके बनते हैं। जो भी कोई भी तत्व के परमाणु जो होते हैं, वो परमाणुओं को से परमाणुकता कहते हैं। किसी भी तत्व की परमाणुकता, जैसे H2SO4, इसमें कितने परमाणु हैं, तो 2 है हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का और ऑक्सीजन का 4। तो 4 1 5 2 7 ना, तो ये 7 हो गया इसका परमाणुकता। ठीक है, परमाणु संख्या कितना इसमें, 7 है। तो इसी प्रकार जितने भी अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे परमाणुकता कहते हैं। तो देखिए यहाँ फास्फोरस के कितने हैं, तो आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, समझा देंगे। ये समझ गए होंगे। देखिए फास्फोरस ना, फास्फोरस यानी पी ना, फास्फोरस, ये 2 प्रकार के अक्सर पाए जाते हैं। एक होता है लाल फास्फोरस या पीला फास्फोरस। ठीक है, लाल या पीला फास्फोरस।
लाल या पीला फास्फोरस, और एक होता है सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। तो इसमें जो होता है, इसमें परमाणुकता 4 होती है, लाल और पीला फास्फोरस का, और इसमें जो सफेद का होता है ये P2 होता है, लेकिन ये हड्डियों में पाया जाता है, या हड्डियों में पाया जाता है, या हड्डियों में पाया जाता है, और यह सामान्यतः पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है, मतलब कि ये हर पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम मिल जाएगा, और इसका इसी का यूज होता है माचिस की तीली में, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें बोला गया है, तो बोला फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, तो इसमें P4 मारिएगा, P2 मारिएगा तो गलत हो जाएगा। रीजन है क्योंकि वो सफेद है, ये हड्डियों में पाया जाता है, और नॉर्मल हम लोग जो यूजेज करते हैं वो हम लाल या पीला फास्फोरस का करते हैं, इसीलिए इसकी परमाणु संख्या पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, तो इसका रेलवे ने राइट आंसर 4 दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए याद रखिएगा, फास्फोरस 2 प्रकार का, लाल या पीला फास्फोरस, या सामान्यतः पाया जाता है और सब जगह पाया जाता है, ठीक ना, सब जगह मतलब कि जहां भी यूजेबल होता है इसका यूज किया जाता है, लेकिन सफेद वाला केवल हड्डियों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से डीजल, केरोसिन इत्यादि को अलग करना, एक सेकेंड ध्यान से, यहां पेट्रोलियम होगा ना, पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सारे यूज किया जाता है, अलग किया जाता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से पेट्रोल भी अलग किया जाता है, डीजल, केरोसिन आदि अलग किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन विधि, यानी पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ध्यान से समझिए, वहां लिखा गया था गलत, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल कोमा डीजल, केरोसिन, केरोसिन, ऑइंटमेंट भी बहुत सारा मलहम वगैरह बनता है इत्यादि, ये सारे किससे अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा है, देखिएगा आसवन क्या होता है आखिरकार, तो आसवन जो होता है, आसवन विधि, आसवन जो होता है समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, और निस्पंदन होता है नाला का पानी, समझिए, नाला का पानी या नाली का पानी, ठीक है, नाला का पानी ये हो जाता है, उसमें जितना मिक्सअप रहता है वो निस्पंदन का है, ठीक है। ये अकार्बनिक पदार्थ को अलग करना इसका काम है, रवेकरण के द्वारा। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ दिख रहा होगा, अकार्बनिक पदार्थ, पदार्थ का पृथक्करण, का पृथक्करण। ध्यान से हर एक लाइन जो लिख रहा हूं क्वेश्चंस का पार्ट बना है, और आपके जानना बेहद जरूरी है, वही सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, तो अवसादन होगा नहीं, प्रभाजी आसवन, तो इसका आंसर अभी तो बोले तो जल का शुद्धिकरण में आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। निस्पंदन हो गया आपका क्या समुद्र का, निस्पंदन हो गया नाला का पानी, जो गंदगी रहते हैं वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि अलग किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, आगे गैसों का सीधे ठोस में बदलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। देखिए, ठोस, द्रव, गैस, एक नंबर आपका जो हर बार कंफ्यूजन होता है वो आज के बाद नहीं होगा, ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। गैस है ना, ठीक है। अगर हमें ठोस से द्रव में बदलना हो, ठोस से द्रव में जाना हो,
तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गल जाएगा, यानी गलन होगा। क्या होगा? गलन, गलन, ठीक है, गलन होगा। अगर हम, अब देखिए, अगर हमें, देखिए, द्रव से गैस में बनाना हो तो क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है। वेपराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा, समझ रहे हैं। और गैस से ठोस में बदलना, यानी जो गैस था वो अब क्या होने लगा? ठोस में बदलेगा, तो निक्षेप होगा। क्या हो जाएगा? निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जमा होने लगेगा, ठीक है, गैस से ठोस में बदलना। निक्षेपण को हिंदी में कहते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, SITION, डिपोजिशन। क्लियर है? ये आप समझे होंगे। अगर हमें ठोस से सीधा गैस में बोले, इधर तो बोले गैस से ठोस में आएंगे तो क्या हो गया? डिपोजिशन, यानी निक्षेपण, निक्षेप करके बच रहा है, जमा हो रहा है। उसके बाद अगर बोलता है ठोस से गैस में जाना है तो क्या करेंगे? तो देखिएगा, अगर इससे इसमें जाना हो तो हम क्या करेंगे? ठोस से सीधा गैस में बदल रहा है, इसे, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। आप ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका कपूर, जैसे कपूर हो गया, कपूर, ठीक है, कपूर। उसके बाद हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बहुत सारे हैं, आप यहां कंफ्यूज नहीं करिएगा, जो कंसेप्ट समझा रहे हैं वो समझिएगा, ठीक है। यानी गैस से ठोस में आना, डिपोजिशन, निक्षेप करना, और ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। अगर गैस से द्रव में अगर हम वापस जाएं, फिर से समझा रहे हैं, गैस से सीधा फिर द्रव में हमें बदलना है तो क्या होगा? संघनन, संघनन, संघनन। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं, TION, कंडेंसेशन ना, कंडेंसेशन, याद रखिएगा। फिर से हमने बोला अगर ठोस से द्रव में जाना हो तो गलन होगा। क्या होगा? गलन होगा। अब एक बच रहा है ये वाला, अगर हमें द्रव से पुनः ठोस में आना है तो हमें बताइए, पानी है, पानी से बर्फ बना दिया, यानी जम गया, तो जमना बोलेंगे या हिमीकरण कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे, हिमीकरण। कृपया ध्यान से देखें इस डायग्राम को, रेलवे का इतना क्वेश्चन है ना, बस यही डायग्राम से हमने एक एक करके बताया है। उम्मीद करते हैं आप ध्यान से समझे होंगे। और फिर से देखिए इसको कि कैसे हमने बताया, फिर से समझा रहे हैं। पहले ठोस था, द्रव और गैस। अगर ठोस से हमें द्रव बनाना है तो टेम्परेचर देंगे, गलना शुरू हो जाएगा तो द्रव में बदल जाएगा। अगर द्रव को गैस में उड़ाना है तो और टेम्परेचर देंगे, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा तो वाष्पीकरण प्रोसेस कहलाता है। गैस से ठोस में बदलना है तो डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहलाता है। बात को समझे होंगे। अगर हम बात करें ठोस से गैस में जाना है, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ना, याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस जाना हो तो, अब उसके बाद अगर गैस से द्रव में जाना हो तो संघनन करेंगे। जिस प्रकार चावल उबालता है तो पानी देखते हो ऊपर जाके जमा हो जाता है, संघनन, बूंदे बूंदे, उसी प्रकार संघनन होगा। तब क्या हो जाएगा? गैस से द्रव में चेंज हो जाएगा। और द्रव से फिर ठोस आना हो तो हिमीकरण या जमना जिसको कहते हैं, यही प्रोसेस है। कुल मिलाकर 6 प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन उठा के देखिए, कम से कम 100-150 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। हर बार क्वेश्चन पूछ देता है, यही कंसेप्ट था। और ये बहुत अच्छा मैंने ट्रायंगुलर समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों तोड़ने की कोशिश किया। डिपोजिशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, गलन को मेल्टिंग कहते हैं। हमारे कुछ कमेंट आता है कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा, तो मेल्टिंग बोलते हैं इसको, मेल्ट हो जाना, गलना। इसको आप लोग जानते करते हैं, हिमीकरण होता है। ये वाष्पीकरण को वेपराइजेशन कहते हैं, संघनन को कंडेंसेशन कहते हैं। हमने सारा कुछ बता दिया। और हिमीकरण को फ्रीजिंग कहते हैं।
फ्रीजिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो यहां आंसर दीजिए आप कि क्या होगा। यहां बोला गया है गैस का सीधे ठोस में बदलना, गैस का सीधे ठोस में बदलना, गैस से ठोस, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। देखिए आंसर आपका इंग्लिश में लिख दिया है डिपोजिशन। अगर डिपोजिशन की जगह निक्षेपण होता तो दोनों सही हो जाता, क्योंकि इंग्लिश है और ये हिंदी है। तो आजकल इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी साथ बताता हूं, क्योंकि साइंस से बाबू कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो आप फंसिएगा नहीं। ठीक है, उम्मीद करते बहुत अच्छा समझे होंगे, इस ट्रायंगुलर को समझे होंगे। ये ट्रायंगुलर समझ गए, आज आपका लगभग 100 से 150 क्वेश्चन क्लियर कर दीजिएगा। और जल्दी में मार देते हैं हम लोग कोई भी ऑप्शन, और ये नेगेटिव ले बैठता है मेरा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चंस। समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है। रेलवे ने आंसर दिया, सब बच्चे चिल्लाने लगे गलत है क्वेश्चन, गलत है क्वेश्चन। ये है, रेलवे ने फिर इसका स्पष्टीकरण दिया, तो फिर नहीं, राइट है आंसर। देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बोला गया समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, तो आप लोग सब मार दीजिएगा आयोडीन, आयोडीन। और सारे लगभग बच्चे मारे थे, सब मारे थे आयोडीन, सारे आंसर क्या मारे थे, आयोडीन। लेकिन गलत हो गया, आंसर दे दिया सोडियम। सारे कोई पलट हो गए, ये क्वेश्चन गलत है, बारजे लगा दिए। लेकिन बात यहां ध्यान से समझिएगा, तो हम समझाते हैं कि समुद्र के पानी में जो होता है, समुद्र के पानी में आपका NaCl मिलता है, ठीक, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं आप लोग। ठीक है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, आगे जब है समुद्र का पानी में NaCl पाया जाता है, लेकिन समुद्री घास का नाम है समुद्री घास। घास यानी शैवाल जो होता है, एक शैवाल है, शैवाल जिसका नाम है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये नहीं होगा, शैवाल जिसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आप लोग सुने होंगे। इससे क्या मिलता है, आयोडीन। आयोडीन क्या मिलता है, आयोडीन। देखिए क्वेश्चन ये था, समुद्री पानी में NaCl रहता है, सोडियम क्लोराइड, और समुद्री घास या समुद्री शैवाल जिसको कहते हैं लेमिनेरिया, उससे क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। तो आप दोनों जब हो जाएगा NaCl प्लस आयोडीन, इसी को बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछा था, क्योंकि लेमिनेरिया से आयोडीन मिलता है। लेमिनेरिया क्या है, एक तरह का घास है, एक तरह का घास है, समुद्री घास है, यानी शैवाल है, जिससे हमें आयोडीन मिलता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाता, आपका आंसर सोडियम सही हो जाता। क्लियर है, आगे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। मंदक करना मतलब धीमा करना, तो किसका धीमा करेगा, न्यूट्रॉन को। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन भी दिया ना, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन को धीमा करना, ये आंसर सही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें जाइएगा तो कैसे होता है, दोनों बातें समझिएगा हम थोड़ा, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं। यूरेनियम 92 जो होता है वो विस्फोट करता है 235 ना, विस्फोट जब करेगा ना तो क्या निकलता है, देखिएगा, एक तो मिलता है बेरियम निकलता है, बेरियम, ठीक है, Ba मान लेते हैं, मान क्या मतलब होता है, और उसको नाम लिखना जरूरी नहीं है, Kr मतलब क्रिप्टन निकलता है, ठीक है। और क्या निकलता है, उष्मा प्लस 3 न्यूट्रॉन। फिर से देखिएगा, जब यूरेनियम 235 टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, प्लस उष्मा उत्पन्न करता है बहुत सारा। मान लीजिए 1 किलोग्राम अगर हम यूरेनियम को जला देंगे ना, तो 50,000 ट्रक कोयला जलाएंगे, उतने बराबर एनर्जी उत्पन्न होगा, उतना उष्मा होगा, तो बहुत ज्यादा। प्लस 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, कितना, 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है
मंदक कहाँ काम आता है वो बता रहे हैं। तो 3 न्यूट्रॉन अगर टूटेगा और फिर इसमें जो होता है 3 न्यूट्रॉन को 2 न्यूट्रॉन जो होता है 2 न्यूट्रॉन को आपका कैडमियम और बोरोन कैडमियम और बोरोन की छड़ नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। क्या क्या नियंत्रित करता है फिर से देखिए, कैडमियम लिखा हुआ है, CD मतलब कैडमियम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कैडमियम। पूछा जाता है कैडमियम कि कौन कौन सी छड़ें जो होता है नियंत्रक छड़ के रूप में काम करता है, कैडमियम और बोरोन का। और जो है आपका जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजा फिर जाता है, फिर विस्फोट होता है और ऐसे करके निकलते रहते हैं 3, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ऐसे होते रहते हैं। लेकिन हर बार क्या होता है 2 न्यूट्रॉन को कैडमियम और बोरोन की छड़ उसको नियंत्रित कर देता है और एक जो होता है, एक जो बचता है वो ग्रेफाइट क्या करता है? ग्रेफाइट इसका मंदक का काम करता है। क्या? ग्रेफाइट मंदक, इसको मंदक करता मतलब धीमा कर देता है। जो एक न्यूट्रॉन जाता है, एक न्यूट्रॉन जो यहां वापस जाता है और फिर से विस्फोट होता है और फिर फटता है, उस जो विस्फोट होता है एक न्यूट्रॉन जाके उस न्यूट्रॉन को फिर कौन कंट्रोल करता है? ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम करता है। और एक और DTO, ठीक है, DTO, ठीक है, भारी जल जिसको कहते हैं, वो मंदक के रूप में कार्य करता है और ये न्यूट्रॉन की गति को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। तो समझे होंगे मंदक का काम कौन कर दिया? DTO और ग्रेफाइट। और कंट्रोल काम करता है कौन? तो कैडमियम और बोरोन की छड़। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा यार। यही प्रोसेस है जो हर बार पूछता है। तो मंदक कहाँ यूज हुआ? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में, स्लो करने में, वहाँ DTO भी यूज करते हैं और ग्रेफाइट की छड़। क्लियर है? और आपका अवशोषित कौन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को अवशोषण यानी नियंत्रण, अवशोषण करता है फिर नियंत्रण करता ना, तो अवशोषण करके नियंत्रित कर देता है कैडमियम और बोरोन की छड़। चलिए उम्मीद करते समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया? तो 18 मई था वो समय, 1974 के समय जब पहला परमाणु परीक्षण होता है। पहला परमाणु परीक्षण होता है, पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में। और कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था ना। कहाँ हुआ था? पोखरण। और दोनों पोखरण में ही हुआ था। फिर से भी जो हुआ था 13 मई 1998 ईस्वी को आपका सेकेंड बार हुआ था, दूसरे बार, जिसमें ये भी पोखरण में ही हुआ था, सेम जगह पे, ठीक है। दोनों जैसलमेर जिले में पड़ता है, राजस्थान के। कहाँ? राजस्थान में ना, राजस्थान के जैसलमेर जिले में, राजस्थान। क्लियर है? चलिए यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उम्मीद करते समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन छोड़ती है। टेलीविजन कौन सा रे छोड़ती है? पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, रेडियो तरंग या दृश्य प्रकाश। तो आप क्या मारिएगा? जो भी मारिएगा आपका आंसर इसमें रेडियो तरंग होगा। आप अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर तो मैं आंसर बता रहा हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? रेडियो तरंग उत्पन्न होता है। एक्सरे कब प्रयोग यूज होता है? जब विद्युत को टंगस्टन का W से दिखाते हैं, टंगस्टन से प्रवाहित किया जाता है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है? आपका एक्सरे उत्पन्न होता है। जब विद्युत को टंगस्टन से प्रवाहित किया जाता है, टंगस्टन के तारों से प्रवाहित किया जाता है, तो एक्सरे उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरणें सूर्य से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? सूर्य से उत्पन्न होता है, ठीक है।
क्लियर हो गया, दृश्यमान विजिबल रे होता है, ठीक है, देखने लायक। जब जल का वाष्पीकरण होता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है जहां अक्सर फंस जाते हैं आप। क्वेश्चन है हलवा, लेकिन देखने के बाद आप मार के गड़बड़ कर देते हैं। वो क्वेश्चन देखिएगा, जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संलग्न तापमान पर, समस्त तापमान पर, क्वथनांक बिंदु पर। आय न ताव देखा मर, क्वथनांक बिंदु, और हो जाता है गलत। इसका आंसर होगा, आप हमें बताइए, वाष्पीकरण पूछा है ना कि उबलना बोला है, खौलना बोला है। तो यहां है आपका वाष्पीकरण, यानी भाप बनना शुरू होगा। तो कोई भी देखिए, अभी ठंडी के दिन चल रहा है, दिख रहे जैकेट पहने, तो ठंडी के दिन चल रहा है, तो ठंडी के समय में सुबह सुबह आपके मुंह से भी वाष्प निकलता है, ध्यान दिए होंगे। तो क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, क्वथनांक बिंदु पे पहुंच गया है 100 डिग्री सेल्सियस? नहीं। तो क्या है, यानी थोड़े बहुत भी तापमान ज्यादा दिए तो क्या होने लगेगा, आपका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बाबू, वो होगा समस्त तापमान पर, यानी सभी तापमान पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा जल का, ना कि क्वथनांक बिंदु पे। उबलना और खौलना नहीं लिखा है, इस बात को समझिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया। डिफिकल्ट है, लेकिन वो मैं आके आसान से बता दूं, दाब कैसा है मात्रक, बल कैसा है मात्रक, ऐसे आके दूसरे टीचर की जैसा पढ़ा के चले जाओ, तो वो नहीं। अगर टाइम दे रहे हैं तो टाइम आपका, हम टाइम की आपकी कीमती समय को मैं समझता हूं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लाता हूं जहां आप फंसते हैं, गलती से मारते हैं, उस क्वेश्चन को डॉट क्लियर करने के लिए आया हूं मैं। इसलिए इस बात को समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोला गया है, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। श्रव्य नहीं है मतलब सुनने लायक नहीं है, हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो हम बताए हैं, हर बार एक डायग्राम बताते हैं, आज भी बता रहे हैं कि हमारा जो सुनने की है मनुष्यों के लिए, वो है मनुष्यों के श्रव्य के लिए है, श्रव्य के लिए है, श्रव्य के लिए यानी सुनने के लिए आपका 20 हर्ज से, ठीक है, आपका 2000 हर्ज तक, ठीक है, क्लियर हुआ? 20,000 हर्ज, सॉरी 10 और, ठीक है। कभी कभी इस बात को लिख देता है 20 किलो हर्ज, ठीक है, किलो हर्ज, तो इस बात को समझिएगा। HZ है, H2 नहीं समझिएगा। आगे है, अगर 20 हर्ज से नीचे है, कम है, तो क्या हो जाएगा, 20 हर्ज से नीचे वाले ध्वनि को कुत्ता सुन पाता है। किसने सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सारे सुन लेते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते 20 हर्ज से कम की ध्वनि को। आप पेपर पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, अगर कोई गुजरा तो कुत्ता भौ भौ करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कम ऑडिबल की ध्वनि को समझ जाता है। और अगर ज़्यादा करें, यानी 20 किलो हर्ज से अधिक की ध्वनि कौन सुन पाता है, तो इधर की बातें अगर करें तो आपका डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है। एक नया ग्रुप डी में पूछा था पोरपोइसेस, पोरपोइसेस, तो ये ग्रुप डी में नया पूछा, लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से पूछा गया। और एक जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चमगादड़, चमगादड़, ठीक है। तो डॉल्फिन और चमगादड़ जानते होंगे, लेकिन पोरपोइसेस नहीं जानते होंगे। पोरपोइसेस, पोइसेस, ईसेस, ठीक है। अब देख लीजिए गूगल पे, ये ग्रुप डी के लिए कौन सा जानवर है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ग्रुप डी में क्वेश्चन बना ये, तो इस बात को याद रखिएगा। 20 हर्ज से नीचे कुत्ता, बिल्ली, सांप सुन सकेगा। मनुष्यों के लिए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक है, और 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि को डॉल्फिन, पोरपोइसेस और चमगादड़ सुन सकता है। तो यहां बोला कौन श्रव्य नहीं है, 1800 हर्ज, ठीक है, 22,000 हर्ज, 18,000, 22,000, 100 हर्ज, और ये क्या लिखा है आपका 20,000 हर्ज। तो ये तो सुन ही सकते हैं, 100 हर्ज तो सुन ही सकते हैं आराम से, 20 से आगे तो है। और ये 18,000 हर्ज, हाँ 20,000 से कम है, लेकिन 22,000 हर्ज है, ये नहीं सुन सकते हैं, ये 20,000 हर्ज से अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22,000 हर्ज। ये भी बात को समझिएगा, इस बात को जरूर समझिएगा, लिख के रखिएगा, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसको छोड़ना नहीं है। हवा में ध्वनि की गति डैश से अधिक के रूप में जानी जाती है। हवा में
ध्वनि की गति, अधिक गति, सबसे अधिक गति, तो इसको सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। इंफ्रासोनिक कम वाले को कहते हैं। ठीक है, हम बताए भी थे हमारा प्रीवियस वीडियो में, मैक संख्या पे काउंट करते, फिर वहाँ अगर 1 से कम हो तो क्या हो जाएगा? सबसोनिक। 1 के बराबर हो तो सोनिक, और 1 से बड़ा हो तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया था? ये प्रस्ताव 1905 में प्रस्तावित किया था, और 1905 आइंस्टीन साहब के लिए बहुत ही अच्छा साल था। इसमें सबसे पहले एक तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था उसने, सापेक्षिकता, सापेक्षता का सिद्धांत। दूसरा जो था वो था प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया था, वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया इन्होंने। ठीक है, और एक और दिया था प्रकाश के कण का गुण को सत्यापित किया था। तो ये साल जो है 1905, ये आइंस्टीन साहब के लिए बहुत ही कामगार साबित हुआ था, इसलिए ये सब याद रखिएगा। बोल रहा है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? यौगिक का है अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु और नाभिक, सब दे दिया ऑप्शन में, और आप लोग इसको समझे या ना समझे, आप एक मार देते फट से आंसर, तो ऐसे नहीं करना है, समझने की कोशिश करिए। यौगिक पूछा गया है तो जो सूक्ष्मतम कण है किसी भी चीज, देखिएगा सूक्ष्मतम कण, अगर तत्व की बात करें तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उलटफेर हो जाता है आपके एग्जाम में। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो इसका आंसर यौगिक बोला गया है, तो यौगिक का आंसर अणु हो जाएगा। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है क्वेश्चन, और हम लोग ऐसे तुक्का मार के निकल जाते कि यही तो आंसर होगा, क्योंकि बार बार परमाणु पढ़ते तो गलती कर जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होगा। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन रेट क्या है ना? सामान्य स्पंदन दर यानी धड़कने की दर, तो आपका जो है मेनली 70 से 80 के बीच में धड़कता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 70 से 80 बीट ना, बीट प्रति सेकेंड, बीट प्रति मिनट, ये हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, प्रति मिनट नहीं प्रति सेकेंड होगा वो, ठीक है, हाँ प्रति मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था, बीट प्रति सेकेंड भी ऑप्शन है, बीट प्रति मिनट भी दिया हुआ है, इसीलिए यार वही कंफ्यूजन था जो हम आपके लिए लेकर आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वो किस पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो सिद्धांत है वो आपके कहाँ निर्भर करेगा? सूर्य और ग्रहों के बीच में। ठीक है, तो सूर्य और ग्रहों के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी रासायनिक नहीं है, तो अपघटन बोला गया है, तो कोई भी चीज जहां टूटेगा वो सारे क्या हो जाएंगे? रासायनिक हो जाएगा। तो आपका इसमें भी क्या होगा? अपघटन बोल रहा है, टूट रहा है कोई चीज। ऑक्सीकरण, ठीक है, यहां भी ऑक्सीजन की हानि होती है, तो ये भी हो गया। आपका हाइड्रोलोसिस मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये होता है टूटना, तो एक ही बच गया गुरुत्वाकर्षण, ये है आपका भौतिक, है ना, इसीलिए रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होते हैं? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं या कंपन नहीं करते हैं? कंपन करते हैं परंतु निश्चित दिशा नहीं होती है, तरंग प्रसार की दिशा लंबवत कंपन करती है। तो देखिए, जब भी ध्वनि निकलती है तो ऐसे ऐसे जाती है, तो क्या करती है? एक बार इसको धक्का देती है, फिर यहाँ कंडेंस होता है,
फिर यहाँ जाते विरल होता है, फिर सघन होता है, ऐसे करके ट्रांसफर होता है, तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, तो परमाणुकता हो गया इसका राइट आंसर। आगे है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। किसके बारे में? आपका परिसंचरण तंत्र में, जो विलियम हार्वे ने खोज किया था परिसंचरण तंत्र। तो देखिएगा, रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, हाँ है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, हाँ होता है। एक वयस्क व्यक्ति में, एक जवान में कितना होता है? 6.8 लगभग होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यानी 20 से 120 अंतिम है, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, नहीं ये गलत है, आपका 7% होता है, केवल 7% होता है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा क्या? आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत छांटना था। ठीक है, ये आज का सीरीज कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत मजे आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया था। ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जो आपको कंफ्यूजन में डालता है, और उम्मीद करते हैं आप समझिएगा और अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए कि देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, कंटेंट दिया जा रहा है, तो शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, समझे। और धन्यवाद, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।